Students, welcome back on my channel चंपारण लर्निंग सेंटर। आज फिर से मैं आप बीबीए थर्ड सेमेस्टर के लिए पेपर संख्या 305 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इस पेपर का जो पहला यूनिट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर मैं आज आप लोगों को इस लेक्चर को अपलोड किया हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? Actually, the word contract has been derived from the Latin word contractus, which means mutual consent. ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है, ये जो हमारा आया हुआ है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ होता है म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट कहने का मतलब हुआ कि जब दो व्यक्ति आपस में म्यूचुअली एग्रीड हैं, क्रिएट ए ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने के लिए अगर दो व्यक्ति आपस में सहमत होते हैं तो उसको बोला जाएगा म्यूचुअल कंसेंट। अब इस वर्ड से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पहले हम लोग देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कॉन्ट्रैक्ट को क्या डिफाइन किया गया है। तो इसका सेक्शन 2H अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2H इसमें लिख लीजिएगा 1872 भी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इसमें डिफिनेशन क्या है कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 में कॉन्ट्रैक्ट उसी को कहा जाएगा जो ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सिएबल हो लॉ के द्वारा, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अभी जैसे हम लोग वर्ड देखे म्यूचुअल कंसेंट की बात किए थे, म्यूचुअल कंसेंट जो है, म्यूचुअल कंसेंट की हम लोग बात किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग बताया हमने। ये वर्ड कहाँ से आया म्यूचुअल कंसेंट, जो लैटिन वर्ड से मीनिंग डिराइव हुआ। ये म्यूचुअल कंसेंट को ही हम लोग कहेंगे एग्रीमेंट। इसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। अर्थात ऐसा एग्रीमेंट जो इनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, इनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। ये हम ऐसा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 कहता है। ठीक है, अब इस डिफिनेशन से तो बहुत कुछ क्लियर हो गया कि एग्रीमेंट अब क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या फीचर्स होना चाहिए। अब इस चीज पर हम लोग फोकस कर ले तो शायद डिफिनेशन बहुत क्लियर होके आ जाएगा सामने। तो ये क्लियर हो गया कि एक एग्रीमेंट का होना तो जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिना एग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट हम लोग कह सकते हैं सिंपल भाषा में। हाँ, अब एग्रीमेंट भी कैसा होना चाहिए? इनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। इनफोर्सेबल बाय लॉ तो हो, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ हो कहने का अर्थ। साथ ही साथ आपको वह क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन, आपका ऑब्लिगेशन जो होना चाहिए दोनों पार्टी के बीच में, वह क्या होना चाहिए? एक दूसरे के प्रति दोनों ऑब्लाइज हो, यानी एक ऑफर कर रहा है तो दूसरा एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे पूरा करने का भी उन लोग बीच में इंटेंशन होना चाहिए। और अभी हमने बोला कि दो पार्टी के बीच में उन लोगों का लीगल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब है कि दो पार्टी का भी होना जरूरी है। यानी पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर तैयार करने में आप उसका कहिए कि इस पूरे वर्ड चाहे इस लॉ की बात करें तो इसके लिए 4 फीचर्स होना जरूरी है, मिनिमम बेसिक फीचर्स है। अगर ये होगा तभी आप उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, नहीं होगा तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब
इन सारी बातों को अगर हम लोग दूसरे तरीके से व्यक्त करें तो कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दो ही शब्द मिला हमको, एक एग्रीमेंट शब्द मिला और दूसरा इन्फोर्सेबल बाय लॉ मिला। एग्रीमेंट क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन अगर एग्रीमेंट पर कहा जाए तो हमारे स्कॉलर जो अकॉर्डिंग टू लीग की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या डिफाइन किया, उन्होंने बताया कि एग्रीमेंट कंसिस्ट पर्सन्स। एग्रीमेंट जो बना होता है दो पर्सन की, बीइंग ऑफ द सेम इंटेंशन कंसर्निंग द मैटर एग्रीड अपॉन। ऐसा नहीं कि मैं जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए हम लॉ पढ़ रहे हैं तो लॉ में एग्जांपल्स लेना हमारे लिए आवश्यक है। कि मान लीजिए हमने बोला कि अपना बाइक सेल करूंगा मैं। मान लीजिए ए ने बोला बी को, हम मैं छोड़िए सीधे एग्जांपल ले रहे हैं। ए ने अगर कहा कि अपना बाइक बी को सेल करेगा और ए के पास दो बाइक है, एक अलग कंपनी का है और एक दूसरा अलग कंपनी का है। मान लीजिए एक हीरो की का है और दूसरा होंडा का है। ठीक है। अब बी को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा बाइक की बात कर रहा है। बी अगर समझ लेता है कि नहीं ये अपना हीरो का बाइक बेचेगा, ठीक है, उसको, तब ऐसी स्थिति में अगर बी उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम खरीदेंगे, और बी समझता है कि ए का कौन सा बाइक खरीद रहे हैं, हीरो का बाइक खरीद रहे हैं, जबकि ए उस अपना इरादा है बेचने का किसका, होंडा का बाइक बेचने का इरादा है। तो ऐसे स्थिति में दोनों कंफ्यूज हैं, सेम इंटेंशन नहीं है। इनके बीच में क्या होना चाहिए, सेम इंटेंशन भी होना जरूरी है। अगर सेम इंटेंशन नहीं है तब ऐसे स्थिति में हम लोग इसको एग्रीमेंट नहीं कहेंगे। एग्रीमेंट का मतलब हुआ कि उन लोगों के बीच में सेम इंटेंशन भी होना चाहिए। अब आते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या है। तो कहता है कि एग्रीमेंट विच क्रिएट द लीगल ऑब्लिगेशन ऑन पार्टीज। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ मतलब कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया जाए। और लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, मस्ट बी रिलेटेड टू सर्टेन एक्ट्स। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो किसी न किसी एक्ट से वो अगर रिलेटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में, डिफिनीशन पूछे जाते हैं और उससे रिलेटेड एसेंशियल एलिमेंट पूछे जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए वैलिड एलिमेंट कौन है, इसको भी आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया है। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से, यानी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन कौन से आवश्यक है। तो हमने आज यहाँ पर 6 पॉइंट्स लेके चले हैं। देयर मस्ट बी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का होना जरूरी है। इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप, ऊपर के डिफिनेशन से हम लोग को समझ में आ गया है एज पर द अबव डिफिनेशंस। तीसरा है कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज टू डू ए कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि अगला ने कहा कि हम पैसा गाड़ी खरीदेंगे और गाड़ी खरीदने के लिए अगले के पास पैसा ही नहीं है, ठीक है, और अगला ने बोला कि हम बेचेंगे और उसके पास बेचने का उसके नाम से पेपर ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में ना तो बेचने वाला कॉम्पिटेंट है और ना खरीदने वाला कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंसी का भी होना जरूरी है। साउंड हेल्थ होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों पागल हो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में, दोनों की आपसी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। उन लोग के बीच में लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए जिसे हम लोग कोर्ट में पेश कर सकें। और नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज भी होनी चाहिए, जो आवश्यक फॉर्मेलिटीज है लेन देन का वो भी पूरा होना चाहिए। चलिए हम यहीं पर आज स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में फिर आपको मैं दूंगा, ठीक है। मेरा वीडियो तो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए करते हैं, कमेंट करते हैं।